Hey everyone, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself Yashasvi Vyas from Resonance Pre-Medical Department. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि का जो मानव जनन हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। आर्तव चक्र से हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसे बोला जाता है या फिर मेंसेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक जो हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ फटाफट से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं हम, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन कंप्लीट कर चुके हैं हम इसमें मेल और फीमेल दोनों के अंदर। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्तव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। आर्तव चक्र इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली आप इसको या फिर मेंसेस भी कह सकते हैं। आर्तव चक्र बच्चों, चक्र या साइकिल किसी भी चीज को कब बोला जाता है? जब कोई चीज किसी पॉइंट से चालू होकर, राइट, किसी पॉइंट से चालू होकर पूरा पाथ अपना ट्रेवल करने के बाद फिर से उसी सेम पॉइंट पर आ जाती है, उसे ही बोला जाता है चक्र यानी कि साइकिल। तो ये जो आर्तव चक्र है वो मेनली किस में चलता है? फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स मैमल्स के अंदर ये चलता है और हर 28 दिन के अंतराल में इसकी पुनरावृत्ति होती है यानी कि इसका रिपीटेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। अब ये होता क्यों है? मेनली फीमेल्स मैमल्स में ही देखा जाता है। हमने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस के अंदर, oogenesis में मैंने आपको बताया था कि 14th डे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है जिससे कि ओवम निकलकर बाहर आता है। अगर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो जाता है तब तो वो ओवम स्पर्म के साथ में फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो जाता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उस ओवम को हर महीने, वो जो पूरे सेल्स मैंने आपको बताए थे, जो फॉलिकल्स वगैरह वो मैंने आपको बताए थे, वो हर महीने 28 डेज के अंतराल में फीमेल की बॉडी से बाय द वेजाइना बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, राइट। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है कि कौन से हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, किस हार्मोन का लेवल कम होता है, जिस वजह से ये आर्तव चक्र देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मादा प्राइमेटों यानी कि बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। सामान्य जन की भाषा में इसे मासिक धर्म या माहवारी भी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव यानी रजोधर्म, दो प्रोसेस होते हैं इसमें। एक तो होता है मेंस्ट्रुएशन, देखिए पहले हम देख लेते हैं इसमें मेंस्ट्रुएशन। प्रथम ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है। कब स्टार्ट होती है? जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, यौवनारंभ, किशोरावस्था आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे रजोदर्शन यानी कि जिसे कि क्या बोला जाता है? मेनार्क। क्या बोला जाता है? मेनार्क। मेनार्क का मीनिंग क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? यौवनारंभ के आरंभ में, जिसे बोला जाता है रजोदर्शन या फिर मेनार्की। आगे देखिए, स्त्रियों में यह चक्र प्राय 28 से 29 दिनों की अवधि में दोहराया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था रिपीटेशन होता है कितने दिन में? 28 से 29 दिन के अंतराल में। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के घटना चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए, प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। 14वें दिन, 28 दिन का इसका टोटल टाइम पीरियड है, तो 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन अंडाणु यानी कि ओवम उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है, जो कि अभी जस्ट मैं आपको बता के चुकी हूँ और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र से दिखाया गया है, अभी हम इसके बाद में कवर करेंगे उसको।
आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यानी कि जो स्टार्टिंग स्टेज होती है पहले दिनों के टाइम पर क्या होता है, रक्तस्राव, यानी कि फीमेल की बॉडी से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। आगे देखिए, यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है, यानी कि 3 से 5 दिनों तक क्या होगा, रक्तस्राव, बॉडी से ब्लीडिंग होगी। गर्भाशय से यानी कि यूट्रस से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनिकाओं के नष्ट होने के कारण होता है। क्या होता है, गर्भाशय की अंतःस्तर एंडोमेट्रियम और उसकी रक्त वाहिनियां, उसमें आगे देखिए रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है, वेजाइना से बाहर निकल आता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। अभी जस्ट जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही थी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होता है, क्योंकि जो 14वें दिन अंडाणु बाहर निकल कर आ रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है। कौन से दिन ओव्यूलेशन हो रहा है बच्चों, 14th डे, यानी कि 14वें दिन। अगर वो 14वें दिन अंडाणु बाहर आया, किससे बाहर आएगा, सेकेंडरी ओसाइट से, सेकेंडरी ओसाइट जिसको हम बोल रहे हैं ग्राफिन फॉलिकल से जब बाहर आएगा, ओव्यूलेशन होगा। अगर उस टाइम पे स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, यानी कि उस टाइम पे शुक्राणु की एंट्री नहीं हुई, तो क्या होगा, वो निषेचित नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और परिणाम स्वरूप ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन के टाइम पर आ जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु का मतलब बाहर वाला जो निकला हुआ अंडाणु है, ओवम है, उसका निषेचन नहीं होता है, यानी कि स्पर्म की एंट्री नहीं होती। आगे देखिए, रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गए हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उस टाइम पे गर्भधारण, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। क्लियर इतनी बात। आगे देखिए, क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल तभी नहीं आएंगे जब निषेचन हो गया हो। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, रजोधर्म तभी आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तभी आएंगे जब निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवम मिल गए, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रजोधर्म की अनुपस्थिति यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अनुपस्थिति किसको बताती है, गर्भधारण को बताती है। यद्यपि इसके अन्य कारण हैं जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि एक ही कारण हो, क्योंकि फीमेल की बॉडी में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो जैसे कि तनाव है, स्ट्रेस है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, उस वजह से भी ये पीरियड जो है मिस हो सकता है। आगे देखिए, आर्तव प्रावस्था के बाद पुटिकीय प्रावस्था आती है। पुटिकीय प्रावस्था होती है यानी कि फॉलिकल्स का बनना फिर से शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चों होता क्या है, फीमेल की बॉडी हर महीने तैयार होती है निषेचन के लिए। अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तब तो प्रेगनेंसी आ जाएगी, बट अगर नहीं आती है, स्पर्म की एंट्री नहीं होती है, तो हर महीने हर 28 दिन के अंतराल में वही चीजें, सेम चीजें रिपीट होती रहती है। इस प्रावस्था के दौरान देखिए नेक्स्ट आती है आप कौन सी प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था। पुटिकीय प्रावस्था में देखिए क्या होगा, पुटिकीय प्रावस्था में इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है। पुटिकीय प्रावस्था का नाम ही पुटकीय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फॉलिकल्स का निर्माण हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, उसमें oogenesis में प्राथमिक पुटक बनेंगे, फिर द्वितीयक बनेंगे, फिर तृतीयक बनेंगे, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और यह पूर्ण ग्राफिन पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद भवन यानी कि प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतः स्तर पुनः पैदा हो जाता है। जो एंडोमेट्रियम जो टूटी थी, एंडोमेट्रियम का जो डीजनरेशन हुआ था, वो फिर से क्या हो जाती है, बन जाती है। तो फीमेल की बॉडी हर महीने खुद को प्रिपेयर करती है उस चीज के लिए। आगे देखिए, अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। कई सारे पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड और अंडाशय हार्मोन की मात्रा के बदलाव की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आगे देखिए, पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन
LH और FS कौन से हैं? LH और FSH का श्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे तरीके से क्या होता है, इनका लेवल अब बढ़ने लगता है। यह स्राव पुटक परिवर्तन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के श्रवण को उद्दीपित करता है। अब क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है वैसे वैसे फॉलिकल्स भी बढ़ते जाते हैं। LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। 14वें दिन जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पर LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों ही अपने उच्च लेवल पर यानी कि हाई लेवल पर रहते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र श्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है LH सर्ज। ठीक है, LH सर्ज कब होगा? मध्य चक्र के टाइम पर जब किसका लेवल ज्यादा हो जाता है? LH का लेवल बढ़ जाता है। तो LH के लेवल से क्या होता है, वो जो अंडाणु है, वो जो ओवम है, वही बाहर निकल कर आता है। यानी कि LH का हथौड़ा पड़ता है और जो oocyte है, जो ओवम है, वो बाहर निकल कर आ जाता है। उसी को LH के लेवल को बढ़ने को ही क्या बोला जाता है? LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफिन पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है। अभी जस्ट आपको बताया मैंने, LH सर्ज की वजह से ही क्या होगा, जो ग्राफिन पुटक के अंदर, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो अंडाणु है, जो ओवम है, वो बाहर निकल कर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte और इसके ऊपर क्या है? ये सारे हैं ग्राफिन फॉलिकल, राइट? ये सारे ग्राफिन फॉलिकल है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हथौड़ा पड़ने वाला है। किसका हथौड़ा पड़ने वाला है? ये हथौड़ा पड़ने वाला है LH का। ठीक है, ये हथौड़ा किस पर पड़ेगा? इस पर, ग्राफिन फॉलिकल पर पड़ेगा। और जैसे ही इस पर ये हथौड़ा पड़ेगा तो ये जो N है यानी कि ओवम है, ये बाहर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है LH सर्ज। LH सर्ज क्योंकि इसका LH का लेवल बढ़ चुका है और LH का लेवल बढ़ते ही उसने क्या किया, उस ग्राफिन फॉलिकल पे मारा हथौड़ा और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल कर आ गया। क्लियर हो गई होगी इतनी बात? आगे बढ़ते हैं अब हम, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है यानी अंडोत्सर्ग और ओव्यूलेशन हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब 14th डे अंडाणु का बाहर आना। अंडाणु कैसे बाहर आएगा? LH का लेवल बढ़ जाता है और अंडाणु बाहर निकलकर उसका मोचन हो जाता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है जिसके दौरान ग्राफिन पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटम का निर्माण और बचा हुआ पार्ट कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। ये कार्पस ल्यूटम क्या करता है? हाई लेवल में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन, जो कि गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। क्या बोला गया है? क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया? प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? इम्प्लांटेशन और सगर्भता की अन्य घटनाओं में मदद करेगा। सगर्भता के दौरान, अब किसकी बात चल रही है? प्रेगनेंसी की बात चल रही है। के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है। जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आर्तव चक्र बंद हो जाता है। इसीलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता, अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है इन केस, तो पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम का ह्रास हो जाता है और यह अंतः स्तर का विखंडन कर देता है, वो खत्म हो जाएगी, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः शुरू हो जाती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, जिसे कि क्या बोला जाता है?
जिसे कि बोला जाता है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। मेनार्क किसे कह रहे थे हम? मेनार्क ये बोल रहे थे जब यौवनारंभ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ था। और अब मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति किसको बोल रहे हैं हम? 50 वर्ष की उम्र में फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना बंद हो जाता है, जिसे कि बोला जाता है रजोनिवृत्ति। आगे देखिए, इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये हो गया हमारा। हम डायग्राम से देख लेते हैं इसको पहले। ये दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें बातें बता रखी है कि आठवां चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर कौन कौन सी क्लीनिनेस स्वच्छता रखनी चाहिए। के दौरान स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करें, बॉडी को साफ रखें, सैनिटरी नैपकिन अपने घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड का उपयोग करें हैं। हर 4 से 5 घंटे में चेंज करें ताकि आपकी बॉडी क्या बनी रहे, आपकी बॉडी पूरी तरीके से क्लीन बनी रही। नॉर्मल दिया हुआ है। आगे देखिए इसका डायग्राम। अब हम देखिए ये बना हुआ है। ओके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऋतुस्राव रजोधर्म यानी कि जब से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। पहला ये दे रखा है, पहले से लेकर 28-29 दिन तक का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अब यानी कि आपको बताया है कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन आएगा पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक यानी कि 3 से 5वें दिन तक, या फिर उससे थोड़ा सा कम मान सकते हैं आप, उसके आसपास में कौन सी घटना होगी? सबसे पहले माहवारी जब स्टार्ट होगी, रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल की बॉडी से। तो यहाँ पे आपको रेड कलर में दिखा हुआ है रजोदर्शन मासिक धर्म यानी कि माहवारी जब स्टार्ट हो जाएगी। ये दिवस दिए हुए हैं नीचे के, ये अवस्थाएं दी हुई है। पहली अवस्था ऋतुस्राव, दूसरी अवस्था कौन सी है? पुटकीय प्रावस्था, तीसरी अवस्था होती है स्रावी अवस्था यानी कि सिक्रीटरी फेज, और चौथी अवस्था होती है अगले चक्र का आरंभ। राइट। तो देखिए अब सबसे पहले ये गर्भाशय घटना है, ये अंडाशय हार्मोन स्तर है, ये अंडाशय घटना है, और ये पीयूष हार्मोन स्तर है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम पर पहले से चौथे से 5वें दिन में क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। सॉरी, इस टाइम पर जो हार्मोन है ये है FSH, ये FSH और ये है FSH और ये है LH। राइट। तो देखिए यहाँ पर FSH और LH दोनों का ही लेवल क्या है? कम है। राइट। दोनों ही यानी कि जैसे ही इनका लेवल कम होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे जैसे इस ऋतुस्राव के बाद में पुटिकीय प्रावस्था शुरू होती है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज का मतलब क्या है? फिर से पुटक का बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रचुरोद भवन प्रावस्था, इसमें क्या होगा? इसमें जो LH का लेवल है, देखिए LH का लेवल बढ़ रहा है। और 14वें दिन आपको बताया था मैंने 14th डे कौन सा होता है? ओव्यूलेशन टाइम, अंडोत्सर्ग। यहाँ पर क्या बताया था आपको हमने? LH सर्ज होगा। LH सर्ज होगा यानी कि LH का लेवल देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, ये ब्लू कलर क्या है? किसको निरूपित कर रहा है? ये जो ब्लू कलर है ये LH को निरूपित कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। यहाँ पर क्या होगा? 14वें दिन देख रहे हैं आप, इस 14वें दिन पर जो LH का जो लेवल है वो पीक पर है यानी कि LH सर्ज हो जाता है। और जैसे ही LH सर्ज हो गया, जो सेकेंडरी oocyte था यानी कि जो ओवम था यानी कि जो अंडाणु था वो बाहर निकलकर आ जाता है। और इसी टाइम पे अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के, निषेचन के पूरे चांसेस रहते हैं। तो LH का लेवल ज्यादा है और FSH का लेवल भी ज्यादा है, यानी कि 14th डे इस टाइम पर FSH और LH दोनों ही हार्मोन पीक पर रहते हैं, दोनों ही हार्मोन अपने हाई लेवल पर रहते हैं। बट ज्यादा कौन रहता है? LH, क्योंकि LH का लेवल
ज़्यादा होता है। धीरे धीरे तरीके से स्टेबल तरीके से चलेंगे, फाइनली दोबारा से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का टाइम आएगा, अगले चक्र का आरंभ होगा। उस अगले चक्र के आरंभ में वही FSH और LH दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। FSH भी कम हो जाएगा और LH भी कम हो जाएगा। जो स्टेज आपको यहाँ दिख रही है वो सेम आपको वहां पर भी नजर आएगी। ये बात कर ली हमने पीयूष हार्मोन की। यहाँ पे देख लिए बात कर लेते हैं अंडाशय घटनाएं। अंडाशय घटनाएं देखिए यहाँ पे क्या थे, फॉलिकल्स बहुत कम थे, वर्धन फूटक बहुत कम था। धीरे धीरे तरीके से एस्ट्रोजन भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा वैसे वैसे जो फॉलिकल्स हैं इन फॉलिकल्स का बनना भी शुरू हो गया। देख रहे हो आप, ये ग्रोथ कर रहे हैं। प्राइमरी फूटक बना, द्वितीयक फूटक बना, तृतीयक फूटक बना। तृतीयक फूटक में हमने कल पढ़ा था वो एंट्रम बनी थी, ये जो कैविटी थी वो एंट्रम बन गई थी। और लास्ट में परिपक्व फूटक यानी कि ग्राफिन फॉलिकल बनकर तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है, ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है। अगर अंडोत्सर्ग होगा ही सही, देखिए यहाँ पर ये रहा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये रहा ओवम। ये 14वें दिन की बात चल रही है। 14वें दिन LH ज्यादा हो जाएगा। LH ज्यादा हो जाएगा तो जो ओवम है वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि LH सर्ज हो चुका है। जैसे ये ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर निकल कर आ जाता है। फाइनली ये परिवर्तनशील पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ये बनी रहती है, प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करती है, सगर्भता में मदद करती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये खत्म हो जाती है, हासित पीतपिंड, और दोबारा से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का टाइम आ जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की हमने बात कर ली। अंडाशय हार्मोन स्तर जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फॉलिकल्स भी बढ़ते जाएंगे और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी धीरे धीरे तरीके से मेंटेन ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये स्रावी अवस्था है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि अगर कार्पस ल्यूटियम बनी हुई, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है तो ये प्रोजेस्टेरोन मदद करता है प्रेगनेंसी को बनाए रखने में, मदद करता है सगर्भता के लिए। बट अगर इनकेस ये चीजें नहीं होती है तो दोबारा से इनका लेवल फिर कम हो जाता है और सेम साइकिल 28 दिन के टाइम ड्यूरेशन में रिपीट होती रहती है। तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, सगर्भता, प्रेगनेंसी, ये सारे टॉपिक्स, हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम पूरी तरीके से NCERT की लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। NCERT की हर एक लाइन को हम पूरे तरीके से डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। NCERT की लाइन्स आपको बहुत अच्छे से करनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।